हेलो एवरीबॉडी। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर जो कि 2 यूनिट के में कवर हो चुके हैं। 2 यूनिट कौन कौन सी? फर्स्ट यूनिट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें 4 चैप्टर हैं। सेकेंड यूनिट में हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी थी जिसमें 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो वहाँ तक का मटेरियल अभी तक की बात करें तो 7 नंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट 4 यूनिट चैप्टर के हैं, और जो 5 और 6 चैप्टर हैं वो अपने कितने हैं? 5 नंबर के। तो मतलब 12 नंबर का मटेरियल अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब ये 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक है ना। चैप्टर 7 अकेला एक चैप्टर है, 5 नंबर का है पूरा का पूरा, लेकिन बड़ा चैप्टर है थोड़ा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका डिवाइडेशन 3+1+1 होगा या फिर 3+2 भी हो सकता है। ठीक है, पर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि बड़ा होगा। ठीक है ना, 3 नंबर में आएगा। उसकी भी हम बात करेंगे, आगे आएंगे। वो जो भी है डेरिवेशन टाइप होगा वो करेंगे हम उनको। तो उससे पहले इसका आज से इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं हम। देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला टॉपिक हमारा ओरस्टेड प्रयोग, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या होता है। इसमें आपके सामने 3 सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन से दिखाई गई हैं। ठीक है, तो पहली अब ये जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाए गए हैं, मतलब ये दिख रहा होगा आपको, ये 3 सर्किट डायग्राम दिखा रखे हैं। और इन तीनों सर्किट डायग्रामों को आप देखोगे तो मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन होगा, उनसे कुछ स्पष्ट होगा। और वो स्पष्ट क्या होगा, कुछ रिजल्ट निकलेगा, वो देखते हैं। देखिएगा क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यानी फर्स्ट सर्किट, सेकंड सर्किट एंड थर्ड सर्किट। देखिएगा फर्स्ट में क्या है, कोई यहाँ पर कुंजी नहीं लगा रखी है। ठीक है, सेकंड में कुंजी लगा रखी धारा यहाँ एस से एन की ओर। ये मैग्नेटिक नीडल है, नीचे चुंबकीय सुई है भाई ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें यहाँ पर कुंजी लगा रखी, धारा फ्लो हो रही है इधर एस से एन की ओर फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बैटरी को उल्टी कर दिया, मतलब इसकी ध्रुवता को चेंज कर दिया। ध्रुवता तो धारा भी विपरीत दिशा में हो गई, यानी एन से एस की ओर। तो ये इनके ऑब्जर्वेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है, तो वो स्पष्ट पहला जो पहला पॉइंट है वो देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हो, किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो उस केस में चुंबकीय सुई अविक्षेपित अवस्था में रहती है। ठीक है, चुंबकीय सुई है वो अविक्षेपित अवस्था में रहती है, अर्थात नॉन डिफ्लेक्ट, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ ये जो चालक तार है भाई, ये है ना, ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। तो इस चालक तार में धारा I बराबर 0 है, तो I बराबर 0 होने से यहाँ जो मैग्नेटिक नीडल है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट आप देखिएगा जैसे आप कुंजी K लगाओगे और उस कुंजी K लगाते ही सेल से इस चालक तार में धारा I प्रवाहित होगी, जो कि मैग्नेटिक नीडल के S पोल से N पोल की ओर फ्लो हो रही है, S पोल से N पोल की ओर। तो जैसे S से N पोल की ओर फ्लो होगी तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये जो नीडल है, इस नीडल में विक्षेप आ जाएगा। चुंबकीय सुई है, इसमें क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो देखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, अगर आप क्या कर दो, इस बैटरी को, मतलब इस बैटरी की जो ध्रुवता है इसको उल्टा कर दो, माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, अब धारा विपरीत दिशा में फ्लो होगी, कहने का मतलब एन से एस की ओर फ्लो होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल है वो विक्षेपित होगी, लेकिन विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, पहले के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। तो ये खाली इसका ऑब्जर्वेशंस जो है ना, वो ऑब्जर्वेशंस के बारे में ही मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। अब इन ऑब्जर्वेशंस से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो हम देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन यही है इसमें कि अगर आप कोई भी चालक तार है और उस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हो, तो उस तार के चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। और वो फील्ड क्या करता है, वो उस फील्ड की वजह से क्या होता है, उस फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस पर फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है। बात यही है, डिफ्लेक्ट होती है यानी विक्षेपित होती है। ठीक है ना, तो इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स लगाने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बात आपको स्पष्ट होती है ना भाई, मतलब ये हमारा कंक्लूजन है इससे। ठीक है ना, ये चुंबकीय सुई क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है। तो डिफ्लेक्ट किसकी वजह से हुई है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हुई है। किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, जो कि क्या है,
चालक तार में धारा प्रवाह के कारण ही उत्पन्न हुआ है इस तार के चारों, और वो क्षेत्र क्या करता है, इस चुंबकीय सुई को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप तार में धारा I का मान बढ़ाते हो, तार में अगर धारा I का मान बढ़ाते हो तो यहाँ पर किसका मान बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसकी प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो भी बढ़ेगी, अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट है, निष्कर्ष ये निकल रहा है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो देखिएगा ये जो धारावाही जो चालक तार है, ये जिसमें से धारा I फ्लो हो रही है, जिसमें कोई धारा फ्लो हो रही है कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तार के अगर आसपास हमारा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, जैसे ये कोई चालक तार है, इसके पास में ही मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो देखिएगा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक तो ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के एकदम बिल्कुल पास में है, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार से दूरी पर है, तार से क्या है, दूर है, तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दुर्बल होगी, मतलब तीव्रता क्या होगी, कम होगी ना भाई। बस बात ये स्पष्ट हो रही है इससे कि अगर तार के आसपास अगर बिंदु है ना, तार के एकदम नियर अगर बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु एकदम पास में है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार से क्या है, दूरी पर है, तार से दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष पॉइंट है, ये तीसरा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है ना, जैसे से मतलब तार से अगर दूरी बढ़ती जाती है प्रेक्षण बिंदु की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना होता है। अगर वो पॉइंट क्या होता है, तार से अगर दूरी पर है, तार से अगर दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एकदम पास में है, तार के एकदम पास में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया तीसरा हमारा कंक्लूजन पॉइंट, निष्कर्ष पॉइंट है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा ये जो तार है, इस तार में धारा, ये धारावाही चालक तार है, और इस तार में धारा अगर S से N की ओर फ्लो हो रही है, यहाँ किधर से फ्लो हो रही है, देखिएगा S से N की ओर फ्लो हो रही है, तो उस केस में जो ये चुंबकीय सुई है ना, इस चुंबकीय सुई का जो N पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव वाला जो सिरा है, यानी N पोल है, वो क्या होगा, ये जो पश्चिम है ना, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा, यदि धारा अगर N से S की ओर फ्लो हो रही है, देखिए ये धारा इस प्रकार से जा रही है, यदि धारा N से S पोल की ओर जा रही है, चुंबकीय सुई के N से S पोल की ओर जा रही है, तो उस केस में चुंबकीय सुई है, उसका जो N सिरा है, मतलब N पोल है, वो क्या होगा, पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 4 निष्कर्ष पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये निष्कर्ष हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं। चलो एक बार मैं इसको रिपीट बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा प्रायोगिक परीक्षणों से क्या स्पष्ट हो रहा है, पहला पॉइंट देखिएगा, जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी तब तक चुंबकीय सुई क्या रहेगी, अविक्षेपित रहेगी। हो गई बात। दूसरा पॉइंट है, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है चुंबकीय सुई विक्षेप देती है भाई, ये भी सही है। अब तीसरा पॉइंट जो है, धारा की दिशा अगर बदल रही है तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी इसमें क्या होगी, बदलेगी। निष्कर्ष हमारा क्या है, पहला निष्कर्ष है कि चालक तार में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हो तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात भी बताई मैंने आपको, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। दूसरा पॉइंट है, तार में धारा का अगर मान बढ़ा रहे हो आप तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार से प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये होता है कि तार के समीप नियर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि प्रेक्षण बिंदु की अगर तार से दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें, तार में प्रवाहित धारा की दिशा अगर दक्षिण से उत्तर यानी S से N की ओर होने पर चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है पश्चिम की ओर, तथा धारा की दिशा अगर उत्तर से दक्षिण की ओर है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित
होता है। तो ये था हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट और उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ यहाँ कॉन्क्लूजन्स, प्रेक्षण और कुछ निष्कर्ष थे। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत इसी ओरस्टेड के जो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है। देखिए डेफिनेशन ये निकल के आती है, ये मतलब ये इफेक्ट होता क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चालक तार है उसमें जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को या इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये होता है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, जिसके बारे में हमने बातचीत कर ली है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र कोई भी धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार का मीनिंग समझते हो, कहने का मतलब उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। या फिर कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर का जो फील्ड होता है उस फील्ड को भी हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा ये डेफिनेशन चुंबकीय क्षेत्र की, किसी धारावाही चालक या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा इसी चुंबकीय क्षेत्र में देखिएगा भाई यहाँ पर कोई आवेश ले लिया, क्यों आवेश ले लिया, और क्यों आवेश का कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से क्या है, गतिशील है। तो उस आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगने वाला जो बल होगा जिसे हम चुंबकीय बल बोलेंगे, कौन सा बल होगा वो, चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल भी बोल सकते हैं उसको। कौन सा बल, चुंबकीय बल या फिर लोरेंज बल होता है वो। ठीक है ना, जैसे कि उसको डिफाइन किया गया है F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा इन वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, ये चुंबकीय बल होता है। ठीक है ना, जब भी हमारा Q आवेश है, मतलब Q कूलाम आवेश है, उसका आवेशित जो कण है, Q आवेश का कोई आवेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से क्या है, गतिशील है, तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल है, उस आवेश पर लगने वाला बल F है, वो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा जिसे हम चुंबकीय बल बोलेंगे या फिर लोरेंज बल। F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ दो ए बी है, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन कैप यानी यूनिट वेक्टर है और ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस बल की दिशा है, वो क्या है, वी और बी से बनने वाले जो तल है उसके लंबवत होती है। ये बात आप याद रखिएगा, इस बल की डायरेक्शन किधर होती है, वी और बी से जो बनने वाला जो तल है उसके लंबवत, या फिर वी और बी के लंबवत होती है। तो देखिएगा इस बल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की गति की क्या होती है, लंबवत होती है। इन दोनों की मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की जो गति है उसके क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये फोर्स हो गया। अब देखिए इसमें एक केस है छोटा सा, देखिएगा यदि थीटा अगर 90 कर दिया जाए, यहाँ से थीटा अगर 90 कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अभी, डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे अभी, तो थीटा बराबर 90 है। इसका मतलब यही हुआ कि जो आवेशित जो कण है ना उसका वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के क्या है, लंबवत है। मतलब वी और बी के बीच में एंगल कितना बता दिया मैंने, वी जैसे कि एक तो वी है हमारे पास और दूसरा क्या है हमारे पास बी है, ये हमारे पास वी है और ये क्या है बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो देखिएगा यदि आवेशित कण का जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उस वो क्या है, आपस में लंबवत है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। आवेशित कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उस केस में हमारे पास फोर्स होगा मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम क्यू वी बी इक्वल्स टू लोरेंज बल होता है। ठीक है ना, एफ कितना होगा, क्यू वी बी होगा, ये बात याद रखिएगा। देखिएगा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है ना, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसका आवेशित कण पर अधिकतम बल लगेगा। तो उस आवेशित कण पर क्या होगा भाई, अधिकतम बल लगेगा। अधिकतम बल कितना लगेगा, एफ मैक्सिमम क्यू वी बी लगेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यदि वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में गति करेगा तो उस आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो यानी एफ जीरो हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से बी निकालेंगे, एफ अपॉन क्यू वी, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, एफ अपॉन क्यू वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से एफ अपॉन क्यू वी। तो यहाँ से वी आपको पता है वेग है, क्यू चार्ज होता है, एफ फोर्स होता है, ये मात्रक निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, न्यूटन प्रति
क्यू का क्या होता है कूलाम, वी का मीटर प्रति सेकंड, और न्यूटन प्रति कूलाम मीटर प्रति सेकंड। और कूलाम पर सेकंड क्या होता है, ये करंट होती है कूलाम पर सेकंड, ये आपको नहीं पता, क्यू अपॉन टी नहीं होता, कूलाम प्रति सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड को लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर होगा और ये मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको बोलते हैं टेस्ला, इसको बोलेंगे टेस्ला। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गोस होता है, गोस होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गोस होता है। चुंबकीय क्षेत्र के जो अन्य मात्रक है वो है यहाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर है भाई, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, WB लिखा है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ इक्वेशन 1 से देखिएगा एक छोटा सा, मतलब इसकी डेफिनेशन करते हैं हम, यहाँ डेफिनेशन देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। देखिएगा ये जो इक्वेशन यहाँ मैंने 1 लिखा, इससे देखिएगा अगर क्यू का मान 1 कर दें, वी वेग कितना कर दें 1 मीटर प्रति सेकंड कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा Q का मान अगर 1 कर दिया जाए, V का मान 1 कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो F है उसका मान भी मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अर्थात इसका मतलब ये है कि 1 कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखिएगा 1 कूलाम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे और उस आवेश पर 1 न्यूटन का बल अगर कार्य करे, उस आवेश पर अगर 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 1 टेस्ला होगी या फिर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगी, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये यहीं से लिखा भाई, देखिए यहाँ से Q का मान 1 कर दिया, V का मान 1 कर दिया, F का मान भी 1 यूनिट कर दिया, तीनों 1 हो गए। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मीनिंग यही है कि 1 कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा तो उस आवेश पर कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन बल लगेगा, और 1 न्यूटन बल लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला होगी। तो ये इसको यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। अब देखिएगा ये इस मतलब ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना, इससे मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस चुंबकीय क्षेत्र का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला है इससे डिफाइन किया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके डायमेंशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, m1 L0 T-2 A-1 होगी, ये इसकी डायमेंशन होगी, विमा होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में हमारा आता है बायो सावर्त नियम, बीओ सावर्त भी बोलते हैं इसको, बायो सावर्त भी बोलते हैं। बायो सावर्त नियम होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बायो सावर्त नियम क्या है, इसका सदिश रूप लिखिए, 2 नंबर में या 1 नंबर में जो भी है ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ बायो सावर्त ने क्या किया है, बायो सावर्त ने एक धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है वो क्या किया, उत्पन्न किया, ठीक है। देखिएगा जो कोई भी धारावाही चालक तार है और उस चालक तार के आसपास क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला है वो किसने दिया है, वो बायो सावर्त ने दिया है। तो बायो सावर्त ने क्या किया कि एक XY एक इन्फानाइट लेंथ का एक धारावाही चालक तार ले लिया, दिख रहा है आपको, एक धारावाही चालक तार है और इस तार में क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है, दिख रही है, इस चालक तार में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ इस तार के आसपास क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस तार के आसपास यानी बिंदु P ले लिया, ये दिख रहा है आपको, ये बिंदु P ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा तार न लेके इसका एक छोटा सा भाग, एक अल्पांश ले लिया AB जिसकी लंबाई DL है। तो इस अल्पांश से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया है। इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन फॉर्मूला ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बातें हो गई। अब क्या बात बताई गई है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कुछ बातों पे डिपेंड करेगा, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, ठीक है ना। किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा वो पॉइंट्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बायो सावर्त ने बताया ये चीज़ें, ठीक है ना, किसने बताई, ये बायो सावर्त ने। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा आप कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है dB है वो चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होगा, पहला पॉइंट यही बताया। बायो सावर्त ने क्या कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट यही है कि चुंबकीय क्षेत्र dB का मान इस चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी ये जो अल्पांश लिया ना, इस चालक का ये एक अल्पांश लिया है, अल्पांश DL, तो इस DL में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है ये चुंबकीय क्षेत्र dB। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अगर ये DL जितना ज़्यादा बढ़ेगा,
बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान भी बढ़ेगा। तो इन dB समानुपाती किसके होगा, dl वेक्टर के होगा। dB समानुपाती किसका, विदाउट वेक्टर लिखेंगे तो dB समानुपाती किसके होगा, dl के होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट बताया है वो पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, ये देखिए ये ए बी आपको दिख रहा है, अल्पांश है ये। ठीक है, ये एक अल्पांश है, इसको हम, इसमें क्या फ्लो हो रही है, धारा फ्लो हो रही है, तो इसी धारा रेखा बोल सकते हैं इसको, धारा रेखा यानी करंट एलिमेंट होता है ये, करंट लाइन होती है। कौन सी लाइन, करंट लाइन। तो धारा रेखा और अल्पांश को, ये अल्पांश है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र dB। बात समझ में नहीं, देखिएगा धारा रेखा AB और क्या होगा, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की जो ज्या है यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है dB। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली जो अल्पांश और बिंदु P के मध्य जो दूरी है स्मॉल r, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है dB। तो देख लीजिएगा आपके सामने है ये जो बातें बोली मैंने। देखिए dB चालक में प्रवाही धारा के समानुपाती, dB समानुपाती। दूसरा पॉइंट dB है वो अल्पांश की लंबाई dl के क्या होता है, समानुपाती। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें dB धारा रेखा और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण थीटा की ज्या के क्या होता है, समानुपाती। 3 हो गया। अब चौथा पॉइंट जो बोला मैंने, dB क्या होता है, अल्पांश और बिंदु P के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। 4 हो गया। इन चारों को एक साथ कंबाइंड करेंगे, चारों को 1 2 3 4 को, तो dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ से आप समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो नियतांक को पाओगे। यहाँ dB बराबर होता है k आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा dB बराबर k आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ k का जो वैल्यू है, k की जो वैल्यू है वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है ना, वहाँ पर नहीं पढ़ते थे, जैसे कि फोर्स के लिए पढ़ते थे अपन, फोर्स KQ अपॉन r स्क्वायर होता था वहाँ। ठीक है ना, KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर या KQ अपॉन r स्क्वायर फोर्स के लिए पढ़ते थे। k क्या होता था वहाँ, समानुपाती नियतांक होता था। तो यहाँ भी k क्या, समानुपाती नियतांक। वहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ km बोल दिया। ठीक है, km, इस km का जो वैल्यू है वो क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है ना, वहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट था, यहाँ क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है इसकी वैल्यू, km की वैल्यू। और इससे म्यू नोट अपॉन 4 पाई यानी k, इस k का जो वैल्यू फिक्स होता है यहाँ पर, ये कितना होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं म्यू नोट, जो ये म्यू नोट दिख रहा है आपको, वहाँ पर एप्सिलॉन नोट होता है, वो निर्वात की क्या थी, विद्युतशीलता थी। यहाँ पर ये क्या है, म्यू नोट है, वो एप्सिलॉन नोट था, ये म्यू नोट है। तो म्यू नोट क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता या फिर इसको चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर इसको हेनरी प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ये। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये इसके मात्रक भी हो गए यहाँ पर। तो आपको ये बात समझ में, ये म्यू नोट क्या है, अगर आपसे पूछे ये म्यू नोट क्या है, म्यू नोट होता है यहाँ निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब चुंबकीय पारगम्यता है क्या चीज़, देखिए अगर कोई फिक्स, जैसे कि म्यू की बात करनी है, म्यू ओनली म्यू की बात करनी है, तो म्यू क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है, माध्यम कैसा लिया आपने उस माध्यम पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये म्यू का मान, ये जो म्यू है ये एक्चुअली एक प्रकार से क्या होती है कि कैपेसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनेट्रेट करने की, मतलब कोई भी मीडियम है उस मीडियम को पेनेट्रेट करने की एक पावर होती है। पेनेट्रेट मतलब भेदना, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किसी माध्यम को भेदने की एक पावर होती है, किसी माध्यम को भेदना, उस भेदने की जो पावर को ही हम यहाँ एक प्रकार से म्यू बोलते हैं। ठीक है ना, ये चुंबकीय पारगम्यता होती है, इसीलिए पारगम्यता ये परमिएबिलिटी होती है। ठीक है ना, मीडियम को क्या करना, पेनेट्रेट करना। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये बता दिया मैंने। ये स्पेशली निर्वात के लिए है, वैक्यूम के लिए है, जो कि फिक्स दे रखी है यहाँ पर, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्मूला आ गया बायो-सावर्ट का, dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, और वेक्टर फॉर्म में dl साइन थीटा को क्या लिखते हैं, dl क्रॉस r कैप, dl क्रॉस r कैप लिखते हैं। तो देखिएगा मैं आगे लिखूंगा वैसे, पर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी आपको थोड़ा पता रहे। dB वेक्टर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से होगा i एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो ये तो बाहर रह जाएगा, और डी एल और क्रॉस आर कैप लिखेंगे, अपोन में क्या लिखोगे आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो डी एल साइन थीटा है ना, इस डी एल साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, डी एल क्रॉस आर कैप लिखेंगे। आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब डी एल तो ये होगा, डी एल तो हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आर कैप हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये आर कैप किसकी डायरेक्शन है, ये ओ को, ये जो अल्पांश है और ये बिंदु पी, इसको मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है आर कैप, ठीक है ना, आर कैप, ठीक है। ये आर कैप हो गया, ये डी एल वैक्टर हो गया। तो ये जो डी एल क्रॉस आर वैक्टर लिखेंगे किसको, डी एल साइन थीटा को, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डी एल, जो डी एल क्रॉस आर कैप करोगे तो ये बनेगा डी एल साइन थीटा बनेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। वो आगे करवा रहा हूँ, अभी देख लेना और, ठीक है। देखिएगा भाई, ये बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप है, देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो डी एल साइन थीटा है ना, इस डी एल साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर कैप वेक्टर, आर कैप है ये, आर कैप में ना यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड है। वैसे अगर आप सोल्व करोगे ना तो आप ये डी एल यही पाओगे, डी एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन शो नहीं की गई, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो शो नहीं की गई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, डीएल और आर कैप से बनने वाला जो तल है ना उसके लंबवत होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी एन कैप। ये डायरेक्शन शो नहीं की गई, इसका मतलब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड शो किया गया है, तो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब ये एन कैप का जो मान होगा, यूनिट वेक्टर का मान होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर ये शो नहीं किया गया इसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। या आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ये वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड यहाँ से लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप चल रहा है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये स्केलर क्वांटिटी है डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको क्रॉस वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में चलता था, तो यानी ए क्रॉस बी के रूप में होता है, तो ए बी साइन थीटा होता है ना, ए बी साइन थीटा होता है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ से डी एल आर साइन थीटा लिख सकते हैं ना, और नीचे आर क्यूब है तो वापस वही बनना ही, ये आर कट जाएगा, तो यानी डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये होता है विदाउट वेक्टर फॉर्म, विदाउट वेक्टर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड के रूप में, मैग्नीट्यूड के रूप में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, डीबी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो है, देखिए यहाँ से आर ये कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने विद वेक्टर लिखा है, मतलब इन वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। तो ये अगर आप वापस अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब यहाँ रिजल्ट, यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब मापांक लगाना पड़ेगा, मोड, तो मोड करते यहाँ ये डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर वही बन जाएगा जो पहले था, है ना, यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आती है बात, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सदिश रूप में हो गए, 2 रूप होते हैं तो दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये देखिए डीबी की दिशा है वो डीएल और आर से बनने वाले तल के लंबवत होगी, मैंने बता दिया आपको, डीएल और आर से बनने वाला जो प्लेन होगा ना उसके एकदम परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी इसको एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिएगा, अभी करेंगे, अब बताएंगे वापस आपको, ये डायरेक्शन भी बताएंगे, पर आगे देखिएगा। स्पेशल केस देख लीजिएगा, इसका विशेष केस है, विशेष स्थिति है। पहला केस इसमें अगर थीटा अगर 0 या फिर थीटा 180 कर दिया जाए तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तार देखिएगा, उस केस में थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 कर दिया जाए। ये क्या बता रहा है कि हमारा जो पॉइंट है ना, जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब हमारा जो पॉइंट है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, वो पॉइंट अगर किधर हो जाए, किधर अल्पांश की दिशा में आ जाए, कहने का मतलब तार की दिशा में आ जाए, तार की दिशा मतलब डीएल की दिशा में आ जाए, कहने का मतलब वो पॉइंट किधर आ जाए, डीएल की दिशा में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में थीटा का मान 0, थीटा मान 0 लिखोगे तो डीएल साइन थीटा, थीटा की जगह 0, साइन 0 0, तो डीबी बराबर 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा अल्पांश के अनुदिश समस्त बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा ये अल्पांश हो गया, ये अल्पांश है, ए बी है हमारा, और इसमें धारा आई, ये धारा, ये पूरा वैसे पूरा जो चालक तार है XY चालक तार है ये, लेकिन इसमें अल्पांश ए बी लिया है, ठीक है ना। इसी को कंसीडर करके तो हम पूरे तार का निकालेंगे, पूरे जो तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने अल्पांश को कंसीडर किया है, तो इस अल्पांश की दिशा में ही हमने पॉइंट ले लिया, मतलब इसी दिशा में हमने पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इस अल्पांश के अनुदिश हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 साइन 180 भी 0, तो डीबी बराबर 0 हो जाएगा। तो दूसरा केस है थीटा बराबर 90 कर रहे हो तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो उस केस में
मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर के रूप में होगा, ठीक है। तो साइन 90 क्या होता है 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, dV मैक्सिमम इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, ये कब होगा जब हमारा जो अल्पांश जो हमारा पॉइंट है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वो पॉइंट किधर है, वो अल्पांश के एकदम लंबवत है, अल्पांश के क्या है लंबवत है। तो उस केस में उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। देखिए बना भी रखिए, स्थिति बना रखी, सिचुएशन देख लीजिएगा। अर्थात अल्पांश के जो लंबवत पॉइंट्स होते हैं, अल्पांश के लंबवत जो भी पॉइंट्स हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हमने अभी तक अल्पांश की बात की है और पूरे तार की बात अभी तक हमने नहीं की है। तो जो पूरा तार XY जो चालक तार है, उस धारावाही चालक तार है, उसको अल्पांशों से मिलकर हम बना हुआ मान सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पूरे तार के कारण अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पूरे धारावाही चालक तार के कारण उसके आसपास यानी किसी पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, dB को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, B इस प्रकार से हमारे पास ये पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, ठीक है ना, पूरे धारावाही चालक तार के कारण। तो वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट इसमें एक टॉपिक और करवाते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो और देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, तो वो तो आपको देखो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें तो आपको समझाने वाली तो कोई खास बात है भी नहीं। तो पहला नियम देख लीजिएगा, दक्षिणी हस्त नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है, ये दाएं हाथ है, इसके अंगूठे का नियम है वो देखना है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें क्या करना, ये स्पेशली सीधे धारावाही चालक तारों के लिए ये नियम लागू करना है आपको, ठीक है। दक्षिणी हस्त नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो धारावाही चालक तार हैं, चालक तार जो सीधे धारावाही चालक तार, उन्हीं के लिए नियम लागू होगा। उसमें हमें क्या करना है, उस धारावाही चालक तार को एकदम ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे पकड़ना है। ये धारावाही चालक तार है, ये दिख रहा होगा, ये पेन को मैंने बताया धारावाही चालक तार है। तो ये धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि ये जो अंगूठा है ये तो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, और मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो देखिएगा ये हमारा, देखिएगा इस सिचुएशन को देखिएगा आप। तो इसमें जो धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार है, इसमें धारा इस अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और मुड़ी हुई उंगलियां क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वामावर्त दिशा में होगी। और इस केस में देखिएगा, इसमें अगर आपने ऐसे, धारा की दिशा क्या होगी, अब पहले तो ऐसी थी, अब धारा की दिशा ऐसे होगी, तो क्या होगा, मुड़ी हुई अंगुलियां क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिएगा यहाँ इस प्रकार से देखिएगा, उल्टा कर दीजिए जस्ट, तो उल्टा जैसे करोगे तो यहाँ मुड़ी हुई अंगुलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, ठीक है, दक्षिणावर्त होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, ऐसे कोई एक बता दिया मैंने, इससे ऐसे कोई पेन वगैरह लेके उससे कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा, दूसरा जो लो है वो वर्तीय धाराओं के लिए नियम। ये वर्तीय धाराओं के लिए, ये सीधे धारावाही चालक तार के लिए था, ये वर्तीय धारा के लिए जो नियम होगा वो देखिएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो वो दाएं हाथ की जो अंगुली है ना, वो अंगुली है वो वर्तीय धाराओं की दिशा को रिप्रेजेंट करें। देखिएगा इस प्रकार से, ये वर्तीय धाराओं के लिए, स्पेशली वर्तीय धाराओं के लिए हथेली का नियम है। तो वर्तीय धाराओं के लिए जो हथेली का नियम है वो उसमें हम करेंगे क्या, यदि हम दाएं हाथ की उंगली, ये जो दाएं हाथ की जो उंगली है वो वर्तीय धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करें, तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंगूठा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अगर आ गया तो आपको सारे जितने भी आगे हम करेंगे डायरेक्शन निकालेंगे तो उस डायरेक्शन में इसकी जरूरत पड़ने वाली इस नियम की। तो वर्तीय धाराओं के लिए हथेली का जो नियम है उसमें हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो दाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं वो तो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, यहाँ पर धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी, और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर जैसे धारा इस प्रकार से कौन सी डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में अगर धारा फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ये कागज का जो तल होगा, इस कागज के तल के क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। अगर धारा क्या हो रही है, देखिएगा आप दक्षिणावर्त दिशा में, चित्र सेकंड सिचुएशन को देखिएगा, सेकंड सिचुएशन को। तो यदि धारा क्या हो रही है, दक्षिणावर्त दिशा में फ्लो हो रही, तो दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है, देखिएगा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो यानी यहाँ दक्षिणावर्त दिशा में हमें अंगुलियों को मोड़ना है, ठीक है, क्योंकि दक्षिणावर्त दिशा में धारा फ्लो हो रही है। तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, ये कागज का जो तल है उसके लंबवत अंदर की ओर क्या बता रहा है,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यदि धारा कौन सी दिशा में फ्लो होगी, दक्षिणावर्त दिशा में फ्लो होगी। तो यहाँ याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, मैंने लिख भी दिया। डॉट को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब होगा यहाँ तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ये हथेली की बात करें तो ये हमारी दाएं हाथ की हथेली है। तो हथेली की बात करें तो अंगूठा यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिएगा अंगूठा तो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा यहाँ। एक नियम और भी होता है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, आपको वैसे पता होना चाहिए। देखिएगा अभी मैं बताऊँ भी, इसमें डायग्राम में भी के थ्रू भी बताऊंगा। तो दाएं हाथ की हथेली की बात करें तो ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा तो किसको बताता है, यहाँ धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली ये धारावाही चालक तारों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली धारावाही जो चालक तार होते हैं ना, सीधे धारावाही चालक तार की बात कर रहा हूँ, सीधे धारावाही चालक तार के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें अंगूठा है, वो अंगूठा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंगूठा तो किसको, धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां उस दिशा में करनी पड़ेगी जिस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, ठीक है ना। तो अंगुलियां तो उस तरफ कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लेंगे। अंगूठा किधर हो जाएगा, धारा की दिशा में कर लेंगे। अंगूठा किधर कर लेंगे, धारा की दिशा में। तो यहाँ जो हथेली होगी वो हथेली किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो वो अगर एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से बढ़िया समझ में आएगा। अभी ये देख लीजिएगा, एम्पियर के तैरने का नियम देखिएगा, स्नो का नियम देखिएगा। स्नो नियम भी बोलते हैं, एम्पियर के तैरने का नियम भी बोलते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, यदि धारा एस से एन की ओर फ्लो होती है और धारावाही चालक तार क्या है, चुंबकीय सुई के ऊपर है, ओ का मतलब ये ऊपर है, मतलब यहाँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। देखिए धारा एस से एन की ओर फ्लो हो रही है और एस से एन की ओर फ्लो हो रही है, और यहाँ धारावाही चालक तार क्या है, चुंबकीय सुई के ऊपर है। तो चुंबकीय सुई का जो यहाँ चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। यही बात है, ये जो पीछे मैंने ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष किए थे ना और स्टेट प्रयोग की, वहीं से निकल के आया है। इसके अनुसार यदि धारा एस से एन की ओर फ्लो होगी तो यहाँ धारावाही चालक तार सुई के ऊपर है, तथा धारावाही चालक तार सुई के ऊपर है, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट लो ही काम में आने वाले, इतने ज़्यादा काम में आएंगे नहीं थर्ड फोर्थ तो, ठीक है ना। ये वैसे ही आप समझ लीजिए। दक्षिणावर्त पेच नियम या मैक्सवेल कोर्क स्क्रू नियम, इसमें आपको पेज को इस प्रकार घुमाएंगे कि पेज तो धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा और जो घुमाने की दिशा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नियम हो गए, आपको ये याद होने चाहिए नियम, ठीक है। ये नियम इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दोनों जो लो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, यही आगे आएंगे डायरेक्शन को निकालने के लिए स्पेशली, ठीक है ना। ये बहुत जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें मैंने बताया था ना आपको, एक धारावाही चालक तार है। ये हथेली की बात करें ना तो यहाँ जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और अंगुलियां उस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है। जैसे पॉइंट पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो क्या करेंगे, अंगुलियों को तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तरफ देखनी है ना, मतलब जिस पॉइंट पर हमें देखनी, जिस पॉइंट पर हमें ज्ञात करनी है उस तरफ अंगुलियों को करेंगे और अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे। और जो हथेली का जो तल है वो क्या बताएगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, इन तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना। अरे ये जो अंगुलियां है ना उनको उस तरफ करना पड़ेगा जिस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट पर ज्ञात करना है तो पॉइंट की तरफ ही अंगुलियों को लेके चलेंगे, ठीक है। पॉइंट की तरफ ही ये जो दाएं हाथ की अंगुलियां उस तरफ करेंगे, ठीक है। और अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे तो जो हथेली का तल है ना वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है। अगर पॉइंट इस तरफ हो, पॉइंट अगर हमारा इस तरफ है, यहाँ पर है पॉइंट पी, तो पॉइंट अगर इस तरफ है हमारा तो क्या करोगे आप, तो दोबारा वही काम करना है। जो अंगुलियां हैं, दाएं हाथ की अंगुलियां हैं, उनको किस तरफ करना है, इस पॉइंट पी डैश की तरफ करना है। तो यहाँ पर ऐसे तो होगा नहीं, अब ऐसा करना पड़ेगा, धारा की दिशा में तो अंगूठा होना चाहिए और ये अंगुलियां किस तरफ होनी चाहिए, इस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए, इस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली का तल ऊपर की ओर बता रहा है, हथेली का जो तल है वो क्या बताएगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगी, यहाँ पर हथेली का तल क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट होगा भाई, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आएगा डॉट, इस तरफ वाले पॉइंट पर क्या आएगा, डॉट, इसका मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।